मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारी प्रतिशतता की आज पहली क्लास है और इस क्लास में आप देखेंगे कि हम सूत्रों का विश्लेषण कैसे करेंगे, प्रतिशतता का परिचय कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर जो सूत्र आते हैं, सूत्र से आधारित अन्य सूत्रों का निर्माण कैसे होता है, इन बातों पर आज हम ध्यान देंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, पहले काम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले से इसे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, यानी शेयर करें। तो आज हमारा प्रतिशतता का सूत्र और परिचय यह पहला सेशन होता है। मैंने जितने भी क्लास पढ़ाई है आपको YouTube पर सारी क्लास उपलब्ध है, सीरियल से एक तरफ से मैथ A to Z में आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। और ऐसा भी कभी नहीं होगा आज आप यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद बाकी और दूसरी क्लास देखिए या हमारी पेड क्लास देखिए, ऐसा कुछ भी कभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने। और एक बात, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ मैथ, ये पूरा A to Z पढ़ाऊंगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या मतलब कि मीठी कह लीजिए आप, और कड़वी। कड़वी माने जो कठिन सवालें होती हैं जिसमें बच्चे कम इंटरेस्ट रखते हैं, इन सवालों को भी बताऊंगा। और जो नए नए ट्रिक आजकल पैदा हो गए हैं जिससे बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, उनको क्लासें अच्छी लगने लगती है, वो भी बताऊंगा। लेकिन कड़वी के लिए आप पूरी तरह तैयार रहिए। यहाँ पर ऐसी सारी बातें बताई जाएंगी जिसे लोग को बेसिक जानकारी नहीं होती है और वो सिर्फ ट्रिक के पीछे भागने लगते हैं और एग्जाम हॉल में ट्रिक पर 1, 2, 3 सवाल आती हैं, इससे ज्यादा आती नहीं है। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की, इतना कुछ पढ़ा, लेकिन हमारी समझ में बात आई नहीं, हम जहाँ थे बस वहीं रट्टू तोता की तरह रह गए। तो आप बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े हमारे साथ और आप देखेंगे कि मैं आपको मैथ की पूरी जानकारी दे रहा हूँ A to Z। कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बचा नहीं रह जाएगा, ठीक। तो आज हम अगर प्रतिशतता की बात करते हैं तो प्रतिशतता क्या होता है पहले हम इसे जानेंगे। प्रतिशतता, अब प्रति माने होता है प्रत्येक और शत माने होता है 100, ठीक। तो जिस भिन्न का हर, भिन्न वह भिन्न कह लीजिए आप, वह भिन्न जिसका हर आप समझ रहे हैं। भिन्न में अंश और हर होते हैं। अंश ऊपर वाले अदद को कहते हैं और नीचे वाले व्यंजक को हम हर कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। जिसका हर क्या हो, 100 हो, उसे ही आप प्रतिशतता कहेंगे। अब जैसे आपसे पूछा गया या बताया गया कि x प्रतिशत क्या है, x प्रतिशत, इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं या आप इसे चिन्ह के द्वारा प्रतिशत के इस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे तो आप लिख देंगे x/100, x/100, यही आपका x प्रतिशत है। समझ में आई बात। अब आप अंकों पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे 36 को हम अगर लिखेंगे 36%, इसका मान हो जाएगा 36/100। इसे आप सरल कर लेंगे तो आप देखेंगे 4 से दोनों कटने वाले हैं, 4 9 36 और 4 25, इसका आपको ए रूप प्राप्त हो जाएगा। अब प्रतिशत को थोड़ा सा हम व्यक्त करना चाहेंगे कि किस प्रकार उसे आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे यह कोई एक स्थान है जिसे आप 100 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम इसे चलो भी 4 भागों में बांटकर समझते हैं कि 4 भाग क्या है। अगर बात करेगा कि 25%, देखिए 25%, इसे आप कैसे व्यक्त करेंगे, 25/100 क्या हो गया, 1/4, इसका मान क्या आ गया, 1/4। यानी ये 25% क्या है
इस संपूर्ण का चौथा भाग है। संपूर्ण का ये चौथा भाग आपका 25% हो जाता है। समझ आई बात? कहीं अगर 25% लिखा रहे तो आप समझ जाएंगे कि यह एक किसी भाग का, पूरे भाग का सिर्फ चौथा भाग है, यानी 1/4 भाग है। समझ में आ गई बात? अगर यहीं पर 50% होता तो आपका आधा भाग हो जाता, यानी 1/2 भाग हो जाता। ये आपका क्या हो गया? 50% हो गया। और अगर यही करता कि 75% क्या है, आप यहां तक आ जाते। ठीक, और 75% को कैसे लिखेंगे? तो 75/100, 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी यह इतना भाग मिला के क्या हो गया? 3/4 भाग हो गया। ठीक, इसे आप याद रखेंगे, समझेंगे। आपको सिर्फ समझने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूं, इससे आपको बेसिक बातें जो इसकी आधारभूत, जहां पर आधारित है, ये इसकी नींव कह लीजिए, इसी पर आधारित प्रतिशतता की पूरी सवालें हैं। और प्रतिशतता का उपयोग लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप देखेंगे, और उसके बाद जो बट्टा आता है, और भी कई प्रश्नावलियां हैं जिसमें आपको प्रतिशतता से संबंधित सवालों को देखना पड़ेगा। अगर आप प्रतिशतता पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपके लिए बाकी भी प्रश्नावलियां जो हैं वो बहुत सरल हो जाएंगी, आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे आप कागज और पेन लेकर बैठें। हमारे इस चार्ट और इस बोर्ड से आप डिमोटिवेट ना हो, यानी कि आप इससे भागे ना कि सर जी तो चाक और अपने इस काले बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे द्वारा दिया जाने वाला मैटर। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, इन बातों पर आप ज्यादा ध्यान दें और आप थोड़ा सा मेहनत करें अभी। और आप क्या लेके बैठेंगे? पेन और कागज जरूर लेके बैठें। ऐसी बहुत सी बातें होंगी कि जो आपको नोट करना आवश्यक हो जाता है, और बाकी बातें आप समझ रहे हैं, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आप समझिए उसे। आप किसी भी क्लास में हो, 9 से लेकर के 12 तक, या आप 12 के बाद भी तैयारी कर रहे हो वनडे एग्जामों की, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप विस्तृत रूप से देखें, आधार रूप से देखें। उसमें ऐसा न हो कि आप सिर्फ अच्छी सवालें, सरल सवालें लगा के खुद को धोखे में रखें। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके कि प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता किसे कहते हैं, और किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर आपको संख्या का प्रतिशत निकालना मालूम हो गया तो अब इसमें आता है कि भिन्न, दूसरा पार्ट बनता है कि भिन्न। भिन्न का रूप क्या होता है? a/b के रूप में आपको भिन्न प्राप्त होती हैं। और अगर भिन्न का प्रतिशत निकालना होगा, a/b का आपको प्रतिशत निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे आप? a/b गुणे 100। ठीक, उसमें आपने क्या किया था? कोई संख्या थी, जैसे मान लीजिए x थी, तो आपने x/100 किए। इसमें आप क्या करते हैं? a/b गुणे 100 करते हैं। ठीक, तब आपका यह पूरा a/b का प्रतिशत निकल आएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा? प्रतिशत में होगा। यह दो बातें बहुत ही बेसिक बात है, शुरुआती बात है, सरल बात है, लेकिन उपयोग और महत्वपूर्ण इतना है कि बिना इसके आप प्रतिशतता की कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं। आपको प्रतिशतता की कोई सवाल समझ में नहीं आएगी अगर आप इन दो सूत्रों से अवगत नहीं होंगे तो। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और अब सूत्र शुरू हो जाते हैं। किस पर सूत्र कैसे शुरू होते हैं? तो हमारे अभी तक आपको मैंने पहले 2 सूत्र बताए बेसिक, वो एक दूसरे से संबंधित थे, यानी एक साधारण संख्या, एक भिन्न वाली संख्या। इन दोनों का आप किस प्रकार से प्रतिशत निकालेंगे। अब इस पर जो सवाल बनती है कि यदि a का मान, इसी पर सूत्र ही बने, सूत्र ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूं। तो आप धैर्य से, इत्मीनान से क्लास को पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। यदि a का मान b से r% अधिक है, a का मान b से r% अधिक है, r% अधिक है, ये पहली बार बताया। फिर पूछा है तो, यानी कि तो कहे या तब कहें, तब
b का मान a से कितना प्रतिशत कम है। इसी पर आधारित सवालें आती हैं, तो इसी पर आधारित सूत्र भी बने हुए हैं। अगर इस प्रकार की सवाल आएगी तो इसका सीधा सीधा एक सूत्र है जिसे आप पहले जान लें। क्या होगा? R पहले लिखेंगे। R क्या है? आपका प्रतिशत है। R बटे 100 प्लस R गुणे 100, और इसे आप आगे प्रतिशत के रूप में जरूर लिख देंगे। ये आपका प्रतिशत पूछ रहा है और आप प्रतिशत ही निकाल रहे हैं, इसलिए आप प्रतिशत का चिन्ह अवश्य ही लगाएंगे। इसे आप भूलने की गलती नहीं करेंगे। तो एक सवाल आपने देखी, एक सूत्र आपने देखा, इस पर आधारित काफी सवालें आपको मिलेंगी। चलिए, अगर समझ में ना आया हो थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसी सवाल को आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? उदाहरण समझ सकते हैं कि आपका उदाहरण के रूप में है, इसलिए बता रहा हूं कि यह सूत्र आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए, आप इसके विषय में पूरी बातें जान जाएं, कैसे इसका प्रयोग करेंगे इसको जानेंगे। यदि a की आय, यहां समझ लीजिए, यहां पर मान है, आप क्या समझेंगे? यदि a की आय b से 25% अधिक है, तब b की आय a से कितना प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत जरूर लगा दीजिए आप, कितना प्रतिशत कम है। आप देखेंगे ये जो उदाहरण बन रहा है आपके सूत्र पर एकदम से बन रहा है, यानी इसमें सीधे सीधे सूत्रों का ही प्रयोग हुआ है। आप सूत्र का सीधा सीधा प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे, आपको a वही मिल रहे हैं, b वही मिल रहे हैं, सिर्फ r की जगह आपको 25% की बात कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ r का ही प्रयोग हो रहा है। तो कितने प्रतिशत? यानी 25 बटे 25 और 100 जोड़ेंगे, क्या होगा आपका? 125 और गुणे करके आप 100 लिख देंगे। आप काट सकते हैं, 25 चौका 25 का नम 25, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे आप हो जाएगा 20, यानी आपका मान क्या आ गया? 20%। ये तो आपने सूत्र लगा लिया, सूत्र आपने याद कर लिया, छोटा सूत्र था, सरल सूत्र था। आज आप देखेंगे कि सूत्रों का निर्माण कैसे हो गया, सूत्र का निर्माण कैसे हो जाता है। आप इस बात को जब जान लेंगे तो आपके लिए यह प्रश्नावली सरल होती चली जाएगी, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य से इस क्लास को देखें। ये पहली क्लास है प्रतिशतता की, सारी बेसिक बातें, पूरी बेसिक जानकारियां मैं आपके सामने रख दूंगा उठा के, किसी भी बात को छिपाऊंगा नहीं। पूरी ईमानदारी से मेरी ये परम इच्छा है कि जो भी बच्चे, आज शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो चुका है कि साधारण परिवार के बस की बात नहीं है कि वो जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, कंपटीशन कर सकें। आप कंपटीशन किससे करेंगे? उनसे जिनके पास हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो हर प्रकार से सक्षम हैं। और यदि आप किसी प्रकार से अपने को असक्षम मानते हैं तो आज आप बीके मैथ्स क्लास पर सर्च कीजिए, आपको हमारी क्लासें मिलेंगी, पूरी मिलेंगी और पूरे कॉन्सेप्ट ईमानदारी के साथ आपको मिलेंगे। मैं किसी भी बात को आपके लिए छुपाऊंगा नहीं, चाहे आपको क्लास अच्छी लगे चाहे आपको क्लास खराब लगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा और पूरा बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा हम डिवाइस चेक करेंगे, ऐसे आप लोग लिखते रहेंगे। चलिए, सब ठीक ठाक है, ओके। तो अब इसे हम बेसिक तरीके से लगाएंगे। आप बेसिक कह सकते हैं या पारंपरिक कह सकते हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें कैसे से हल करेंगे देखिए, सूत्र आपने रख लिया,
सरलतापूर्वक आपने इसे लगा लिया, इसे हम एक किनारे कर देते हैं। चलिए लेकिन इसको जानने के पहले आपको इसे जानना था, अब जानेंगे। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी ए की आय किस पर आधारित है, बी की आय पर आधारित है, तो हम क्या करेंगे, माना बी की आय 100। अब प्रश्न उठता है कि 100 क्यों, 200 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 15, 20 क्यों नहीं? आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं उसका मैं अनुमान लगा लेता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि 100 ही क्यों। 100 इसलिए कि इस पर कोई भी प्रतिशत निकालने में हमें आसानी होगी। जैसे हमने कहा कि 100 का 15%, तो आप जानते हैं 15% माने 15 गुणे 100 बटे 100, यानी सीधे 15 आ गया, सीधे। तो इस प्रकार से जो भी प्रतिशत होगा वो बिना भी हल किए, बिना कागज पेन उठाए आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। सवाल को आसान बनाने के लिए ही हमने यहाँ बी की आय को 100 माना है। चलिए, अब अगर बी की आय 100 मान लिया आपने, तो ए की आय क्या है, ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी जो भी बी की आय है उसमें उसका 25% और जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, ए की आय बराबर बी की आय कितनी है, 100 है, प्लस 100 का 25%, 100 का 25% कितना हुआ, 25 ही तो हुआ। आपके लिए बिल्कुल सरल है। आप इतना अगर ना भी करते तो आप लिख सकते थे कि ए की आय बराबर कितनी हो गई, 125। यहां तक जो भी बातें मैंने बताई आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि मैं पूरी तरह सरलता से और ईमानदारी से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आप भी आय में सीधा प्रतिशत नहीं लगाएंगे, सिर्फ आय मानी जो भी उसकी आय है, एक संख्या है, यह कोई प्रतिशत नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि बी की आय 100, तब आप लिख सकते थे यहां पर, तब ए की आय 125। हमने माना बी की आय पता हो गई, ए की आय। अब क्या कह रहा है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान देंगे आप, अगर ए की आय ज्यादा है, अधिक है, तो बी की आय तो कम हो ही गई। अब कितने परसेंट कम है पूछ रहा है, अभी तक कितनी नहीं पूछा, कितनी कम है, कितने प्रतिशत कम है। चलिए, तो बी की आय कितनी कम होगी, पहले दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों में अंतर कितना है, यानी ए माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, 25। तो आपको पता हो गया कि ए माइनस बी का मान, ए की आय और बी की आय का अंतर कितना है, 25 है। ठीक, अब आपको यह निकालना है कि यह जो 25 है, 125 का कितना प्रतिशत होता है। इस बात को थोड़ा सा गौर देखेंगे, क्योंकि आपको यह निकालना है कि बी की आय ए से कितना कम है। तो बी की आय ए से 25 कम है, 25 कम है, तो 25 ए की आय का कितना प्रतिशत है। मेरे समझ में आ रही बात, फिर से सुनिए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, तब बी की आय ए से कितना कम है। यह जो बी की आय 100 है, ए की आय 125 है, इससे कितना कम है, कितना कम है, 25 कम है। तो 25 तो क्लियर हो गया, लेकिन कितना परसेंट है ये नहीं क्लियर है हमारा। अगर हमारे कहीं निकालते हैं कि 125, ये सुनिए 25, ये 25 जो है 125 का मान लीजिए x% है। अगर आपसे निकालना होगा कि 125 का x% निकालो, कैसे निकालेंगे, 125 गुणे x बटे 100 किया आपने, और आपको मालूम है पहले 25 है। ठीक, इतनी बात आपको मालूम है। हमने अगर इसका बटे 1 किया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमने इसलिए किया कि आपको तिरछा गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अब अगर आपको x का मान निकालना होगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल, आप एक एक स्टेप को एकदम ध्यान से देखते रहिए, आपके लिए एकदम वरदान की तरह होगा। चलिए, हम x का मान निकालते हैं, यानी 125 गुणे x बराबर 25 गुणे 100। 125 गुणे x बराबर 25 गुणे 100।
अब 125 से अगर इसमें भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा। अगर इधर भाग देंगे, इधर भी हमें भाग देना है, इधर भी हम भाग दे दिए, क्या 125 इधर से कट गया और यह इसमें इस्तेमाल हो गया, यह 25 यहां पर आ गया। लेकिन क्यों आया, कैसे आया? हमने दोनों संख्याओं में, दोनों व्यंजकों में पूरे में 125 से भाग दिया था, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, यह इसको काटने में चला गया और यह वाला यहां आ गया। अब समझ में आई बात? 125 इधर कैसे आ जाता है? अब क्या करेंगे, 25 पंचे 125 काट लिए और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 20% है। यह कितने प्रतिशत की बात कर रहा है? x का मान आप देख रहे हैं कि x क्या है, प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। x क्या आया है, 20, 20 क्या है, प्रतिशत है। समझ में आ गई? मैंने जो आपको सूत्र बताया कि r/100 + r × 100, r बटे r + 100 पूरे का गुणे 100, यह इस सूत्र पर आधारित है। आप यहां भी आगे देखिए, ये 25 क्या था, r था, यहां था ये 25%, यही r का मान आपने यहां लिखा और नीचे क्या लिखा था, r + 100 यानी 100 + 25 125 पे आ गए आप, और यहां पर गुणे 100 कर दिया आपने। तो सूत्र तो इसी आपके बेसिक से पैदा हुआ, जो यह सूत्र की उत्पत्ति हुई है, आपकी बेसिक जानकारी, आपके दिमाग से ही यह सूत्र पैदा हुआ है। समझ आ गई बात? तो ये हमारा सूत्र था इस तरह से, जिसे आप देख रहे हैं। अब एक सवाल इसमें और बनती है, इसी पर आधारित बनेगी। क्या बन रही है देखें। अब जैसे कभी कभी कहता है कि यह तो इतना कम थी एक ही आय और यहां पर इतनी ज्यादा थी, लेकिन अब आपका सूत्र क्या बनेगा कि सूत्र नंबर 2 बनता है हमारा, एक हाँ, सूत्र नंबर 2 ये बनता है आपका, इसी का पार्ट है। इसे आप पहला पार्ट अगर कह सकते हैं या इसे ए मान सकते हैं, इसे आप बी मान लीजिए। मैं इसे इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि कम से कम आप इसे देखते रहें। अभी तक क्या था, यदि ए का मान बी से r% अधिक है, अब क्या बन रहा है, यदि ए का मान बी से r% कम है, चलिए तब b का मान a से कितना अधिक है, कितना अधिक है, चलिए अधिक है। बस अब आप दोनों सूत्रों को, दोनों बातों को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। उसमें क्या कह रहा है, ए का मान बी से r% अधिक है, ए का मान बी से r% कम है। ठीक, इस प्रकार की सवालें बनती हैं। तब अब इसमें क्या था, अगर ए का मान बी से अधिक था तो बी का मान ए से कम होगा, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, ए का मान बी से कम है तो बी का मान कितना अधिक है। समझ में आई बात? तो एकदम सरल होगा। इसका सूत्र क्या है देख लेंगे आप, पहले आप सूत्र जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। r/100 - r और गुणे 100, वहां आपने प्लस किया था, यहां आपने माइनस कर दिया है। इतना ही अंतर है दोनों सवालों में, आप देखेंगे इतना ही अंतर है। और यहीं पर अगर आप एक उदाहरण देखना चाहें, उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण में क्या होगा, ए की आय बी से 20%, यानी आप समझ सकते हैं कि आर का मान क्या हो रहा है यहां पर 20%। चलिए इतना लिख रहे हैं, बाकी सवाल आप उसी में समझिए। यदि ए का मान बी से 20% कम है, तब बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक है। आप मान को आय समझ सकते हैं, बस यही है। ए की आय बी से 20% कम है, तब बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यही सवाल पूछ रहा है। तो इसको हम सूत्र पर रखते हैं, ये हमारी सवाल को आर का मान ही बताना है और आर के मान से ही सूत्र से हमारी सवाल लग जाएगी। क्या हो जाएगा, 20/100 में से आप 20 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको 80 और गुणे 100। अब आप काट देंगे, 20 चौक 80 और 4 से 100 को काटेंगे तो आपको क्या आ गया, 25% आ गया आपका। ठीक,
क्या मिल गया आपको? 25% मिल गया। यही आपको उत्तर मिल रहा है। ये तो हमारा सूत्र से उत्तर मिल रहा है। आप थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज भी देख लेंगे कि बेसिक कैसे सवालें लगती हैं। तो सूत्र लगने वाली बात थी, अब बेसिक वाली बात करेंगे। थोड़ा डिवाइस चेक करें कभी कभी। हाँ, अब कल क्या हुआ था कि डिवाइस ऑफ हो गई थी और आवाज आना बंद हो गई, तो यह क्लास हमें दोबारा बनानी पड़ रही है। इतनी महत्वपूर्ण क्लास थी, इसे हम छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए हमें बार बार देखना पड़ रहा है कि डिवाइस ऑन रहे हरदम, नहीं तो पता लगा आवाज ही नहीं जाएगी तो बच्चों को मैं समझा कैसे पाऊंगा। चलिए अब इसे बेसिक नियम से लगाते हैं। तो बेसिक नियम क्या है हमारा? जैसे ही आप उसको लगाए थे, यानी ए का मान बी से, अब से किससे? बी से, यानी बी का मान आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल यानी ए का मान बी के मान पर आधारित है। तो माना बी की आय, अब बी की आय लिखें या बी का मान लिखें, बात वही है कि सवाल में आएगी तो मान लिख के नहीं आएगी, आय लिख के आएगी। इस प्रकार से हम इसको आय लिख रहे हैं। तो अगर बी से प्रभावित है ए की आय, ए का मान क्या है? बी से हो रहा है, बी से कम है, तो बी को मान लिए। अब या तब ए की आय, अब क्या है उसकी आय? इससे 20% कम है, यानी कैसी होगी? 100 माइनस 100 का 20%। ऐसे ही आप प्रतिशत निकालते हैं। किसी भी संख्या का x% कैसे निकालेंगे? संख्या गुणे x बटे 100। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आ गया। 100 में से घटा देंगे, इसका मान क्या आ गया? 80 आ गया। 80% नहीं लिखेंगे, सिर्फ 80 लिखेंगे। ये मान आया हुआ है, प्रतिशत नहीं आया हुआ है। चलिए अब आपको ए की आय मालूम हो गई और बी की आय मालूम हो गई, तो कह रहा है कि ए से कितना अधिक है। ये जो बी का मान है, ये देखिए 100 है और ये 80 है, तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है? उसका कितना अधिक है आप जानते हैं, तो 20 बता देते घटा के। अब कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, इसे कैसे निकालेंगे? पिछले सूत्र की तरह। क्या आपको जानना है कि हाँ, पहले दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहां क्या करेंगे आप? b माइनस ए करेंगे, b की आय माइनस ए की आय, घटा देंगे 100 में से 80, आपको 20 ही प्राप्त होगा। यह 20 संख्या है, 20 रुपया है, 20 पैसा है, 20 कुछ भी एक व्यंजक है, यह प्रतिशत नहीं है। अब आपको निकालना है कि यह 20 कितना प्रतिशत है, यानी ए से कितना अधिक है। बी का मान ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत है तो आसान नहीं है, लेकिन जब पता हो गया कि 20 ही अधिक है, अब 20 कितना परसेंट है इसका, यानी 20 बराबर एक या कितनी है? 80 गुणे x बटे 100। समझ में आई बात? यह 20 80 का कितना परसेंट है? तो सरल बात है, आप मन जान चुके होंगे और आपको यहां उत्तर भी मिल गया है, इससे भी आप जान चुके होंगे। लेकिन अगर इसमें आदत में संख्याओं में अंतर रहेगा तो आपको नियम पे चलना होगा, इसलिए नियम बताया जाता है। तो यह 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, ऐसे निकलेगा। अब आप यहां पर x का मान निकालेंगे। x का मान करने के लिए तिरछा गुणा कर देंगे, यानी क्या हो गया आपका? 20 गुणे 100 और बटे x का मान, ये 80 यहां पर होता, यानी नीचे चला गया। तो आप काट दिए, 20 चौक 80 और 4 से काटे, आपको क्या मिल गया? 25% मिल गया। यह 25% यहां भी मिला था सूत्र से और 25% मिल गया बेसिक से। तो जो हमारा सूत्र बना, कैसे बना? आपने क्या किया, ये देखिए यहां आइए। हाँ, x बराबर यानी x प्रतिशत बराबर क्या हुआ? r क्या था? 20%। आपने यहां 20 लिख दिया, फिर 100 माइनस r लिख दिया, 100 माइनस r है ना, 80 लिख दिया, गुणे 100 कर दिया। वही सूत्र आपको यहां पर पूरी तरह से मिल गया। अब आपके समझ में आ गई होगी कि इन सूत्रों को मैंने क्यों ऐसे लिखा, कैसे आपको समझाया, और आपकी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपके समझ में ना आई हो
तो आप यही करेंगे कि वीडियो को दोबारा देख लेंगे और कागज पेन लेके बैठेंगे, कुछ अपने मन से लगाते रहेंगे और जहां भी आपको कोई डाउट हो आप इस वीडियो को देख करके तब आप लगाएंगे। तो आपके समझ में पूरी सवाल पूरी बात प्रतिशतता की जड़ है, प्रतिशतता की जड़ है, बेस है, इससे आप हटे नहीं, इसे आप पूरा देखें, ध्यान दें, इस पर समझ दें, क्योंकि आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है। तो आप जब इसकी सारी बातों को जाने रहेंगे, प्रत्येक सूत्र से आप अवगत रहेंगे और सूत्र से ही नहीं, सूत्र कैसे बने इससे भी आप अवगत हो जा रहे हैं, तब आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। अब बेसिक सूत्र तो हो चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं कि इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ और सवाल प्रकार की बनती हैं। जैसे अब आपने मान वाला देख लिया, आय वाला देख लिया और शुरू में प्रतिशतता वाला सूत्र देख लिया। अब जो एक बात और बनती है इसमें, कह रहा है किसी वस्तु के भाव की बात करेगा, मूल्य की बात करेगा, उस पर बात करते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे एक सवाल जो तीसरा पार्ट हमारा बनता है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि कुछ वृद्धि हो, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में, इसमें आप इधर देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, कभी वृद्धि होती है और कभी उसकी हानि होती है, मतलब कि घट जाता है। किसी चीज का भाव कभी बढ़ जाता है और कभी उसका भाव क्या होता है, घट जाता है। तो हम दोनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर कहता है कि मूल्य में, अब यहां पर ए भी कर लीजिए, 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि, अगर मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई तो क्या कहते हैं, खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े, यानी समझाते हैं भैया आपको कैसे खर्च न बढ़े। तो वस्तु की खपत में कमी, तब वस्तु की खपत में कमी बराबर। अब पहले आप इस तरीके को, इस सूत्र को समझ लें कि क्या हमारा सूत्र हो रहा है, क्या हमारा तरीका हो रहा है। सूत्र लिख दे पहले, कोई बात नहीं, सूत्र ही आप देख लेंगे। R/100 प्लस R गुणे 100, ये प्रतिशत में होगा। अब आप कहेंगे इस सूत्र से तो मैं परिचित था। तो बिल्कुल, मैंने तो बताया आपको कि जो मैंने आपको पीछे बता दिया है वही जड़ है, वही बेस है, वही आधार है। तो उसे आप जरूर समझ लें, अगली सवाल तो आपके लिए सरल हो जाएगी। समझ गए। इसे किसी सीढ़ी पर अगर चढ़ना है आपको, तो अगर आप शुरू के 2-3 डाले छोड़ देंगे, 2-3 पायदान आपने छोड़ दिया, सीधा आप अगर ऊपर वाले पर पैर रखना चाहेंगे तो आसान होगा, मुश्किल हो जाएगा, और जिसे अनुभव नहीं है उसके लिए तो असंभव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक भी स्टेप को नहीं छोड़ना है, एक भी सूत्र से हमारा दिमाग हटना नहीं चाहिए, और बेसिक उसे तो आपको पकड़ के रखना है बिल्कुल कि छूटने न पाए। तो वही बेसिक सूत्र यहां भी लग रहा है, देखिए किस प्रकार से। अब आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बस इतना आपने देखा कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि R की वृद्धि हो रही है, R% की, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपया, और इतने में आपको जो वस्तु मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, मात्रा लिख रहे हैं 2 kg। आप रोज इस प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान से परिचित होंगे, ऐसा होता है। चलिए कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 2 किलो के मूल्य का, 2 किलो वजन में वो 100 रुपए का मिल रहा है। अगर इस पर उसने वृद्धि कर दी कितने की, 10% की, मान लीजिए यह कितना मिलने लगा, 110 का मिलने लगा। तो अब आप कहेंगे हमें खर्च कितना करना है, हमें खर्च करना है भैया 100 रुपया मात्र। हम 110 कहां से देंगे, लेकिन दुकानदार क्या कहेगा, अब तो आपको 2 किलो मिल नहीं सकता है, अब तो आपको जो मात्रा मिलती थी यह संभव नहीं है, संभव नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसका भाव बढ़ गया है। तो क्या करेंगे आप, कहेंगे चलो जहां 2 किलो खर्च होता था कुछ कम खर्च कर लें, कुछ कम ही ले लें, जिससे हमारा खर्च यही बना रहे, इसे हमें खर्च
ना करना पड़े। अब समझ आई बात? यह सवाल क्या पूछ रहा है, किस प्रकार व्यवहारिक बातों को सवाल में आपके सूत्र में इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? यह सवाल क्यों बनी, कैसे बनी, इसका यह सूत्र हो रहा है। ठीक, अब इसका उदाहरण आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तमाम अंशावली में देखेंगे, और मैं आपको आगे भी इस प्रकार की सवालों पर बताऊंगा। चलिए, ये तो बात हो गई पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है इसी सवाल पर, इसी सूत्र पर, कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है। वृद्धि तो पढ़ चुके हैं, हाँ। R% की कमी। जल्दी व्यवहार में ऐसा होता नहीं है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के बाद कमी हो जाए, लेकिन फिर भी सवाल है, गणित है, तो गणित तो तथ्यों पर आधारित चीज है। उसने तो बोल दिया अगर एक आदमी 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 10 घंटे में 50 किलोमीटर, वो तो अपने सिद्धांत पर एकदम एक्टिव है। अब आदमी थक जाएगा कि प्यास लग जाएगी कि बीमार, उससे मतलब नहीं है। तो हमारा गणित है, यह जो बात करता है एकदम फैक्ट करता है। तो आप गणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस प्रकार के भी यहाँ पर सवाल संभव हैं। एक बार बोला R% की वृद्धि, अब कह रहा है R% की कमी हो रही है, यानी किसी वस्तु के दाम में जो आपको अभी तक 100 का मिलता था, अब कितने का मिलने लगा, ये डाउन हो गया और आपको 50 का ही मिल रहा है। ठीक, आप 100 खर्चा करते थे तो आपको 2 किलो मिलता था, लेकिन अब तो 50 पर ही आपको 2 किलो मिल रहा है। लेकिन आप हैं कि कह रहे हैं हम 100 से कम खर्च नहीं करेंगे, भले हमारी खपत बढ़ जाए। तो क्या करेगा आपको, अब वो 4 किलो दे देगा। समझ आई बात? यानी अगर मूल्य में कम हो गई, मूल्य आधा ही हो गया, तो आपको जो खपत वाला प्रतिशत तो डबल कर सकते हैं आप। समझ आई बात? जैसे आप पहले एक आइसक्रीम खाते थे, मान लीजिए 100 रुपए की, अब क्या हुआ, यह भी बात व्यवहारिक नहीं है, किसके लिए, सामान्य लोगों के लिए। लेकिन उदाहरण आपको बता रहे हैं कि पहले आप या कोई 100 रुपए की आइसक्रीम खाता था, 1 पीस, अब पता लगा सर्दियां आ गई, उसने रेट घटा के उसका 50 कर दिया। अब तो कह रहा है आपको 100 रुपए में 2 मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं 50 की खा के शांत हो जा रहे हैं, आप अब 100 खर्च करने निकले हैं, तो 100 खर्च करके पहले आप 1 खाते थे, अब आप 2 खाने लगे। तो आपने अपनी खपत को बढ़ा दिया, और रेट बढ़ने पर क्या किया था, खपत को आपने घटा दिया था। तो यहां पर यही सवाल आएगी इस प्रकार से कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी हो रही है तो खर्च ना बढ़े। खर्च बढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो इसमें खर्च बढ़ने का कोई मतलब, लेकिन इस मद पर खर्च कम ना हो, ये कहने का मतलब है। इस मद पर, जो भी मद होगा आपका, इस मद पर खर्च कम ना हो। यानी अगर हम 100 खर्च कर रहे थे तो हम 100 ही खर्च करेंगे, भले ही हमें 2 के बदले 4 आइसक्रीम खानी पड़ जाए। ठीक, चलिए, खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि प्रतिशत कह सकते हैं, वृद्धि, हाँ वृद्धि प्रतिशत, यहां आएगा कमी प्रतिशत, यहां होगा वृद्धि प्रतिशत। ठीक, क्या होगा, अब वहां पर क्या हो रहा था, R में वृद्धि हो गई थी, तो आपने खपत में कमी की थी। अगर यहां पर वृद्धि हुई, आपने यहां पर प्लस लिख दिया, यहां पर कमी हो रही है, आपका क्या सूत्र बन रहा है, R/100 माइनस R गुणे 100। बस वही पहले वाला सूत्र है, उसी का इस्तेमाल है। जैसे A की आय, B की आय, समझ गए, उसे आप याद रखेंगे और उसी तरह से इसको भी इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या है, जब R में वृद्धि हुई मूल्य के, आपने यहां पर जोड़ दिया। अपने दिमाग में ऐसे बना लीजिए, जब मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आपने नीचे प्लस कर दिया, और जब मूल्य में कमी हो रही है तो आपने नीचे क्या किया, घटा दिया। एक तरीका और है समझने का, खपत में कमी करनी है आपको। जब खपत में कमी करनी है तो उसके लिए आप ज्यादा संख्या से भाग देंगे।
तभी तो उसका मान कम आएगा। और जब खपत में आपको बढ़ाना है तो आप क्या किए, कम संख्या से भाग दिए, यहाँ पर माइनस कर दिए आर को। जैसे कोई संख्या 100 थी, यहाँ पर 20 आप जोड़ दिए 120 हो गया, और यहाँ पर 100 में 20 घटा दिए 80 ही रह गया। यानी आपने कम चीजों से भाग दिया, कम संख्या से भाग दिया। अब समझ में आई बात? इस तरह से आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं याद करने का एक थोड़ा सा तरीका बना लिया कीजिए, जो सरल हो, सुलभ हो, अच्छा हो। ऐसा नहीं आप बना लीजिए कि आपको परेशानी पैदा कर दे। ठीक, तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट जरूर करते जाएं। आपको हालांकि ये बातें किताबों में आपको मिल जाएंगी, पूरी बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा समझाने और बताने की बात होती है कि कैसे बताया जा रहा है, बच्चों के समझ में कितनी बात आ रही है, कितनी बात नहीं आ रही है, बस इतनी दिक्कत होती है। और वही बात आप पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, सवालें लगा रहे हैं, तो आप वहां भी पा सकते हैं और आप यहाँ भी वही बात पाएंगे। अब कोई चाहे कि हम फार्मूला ही बदल देंगे, तो ऐसा तो कोई है नहीं विद्वान अभी यहाँ पर। चलिए, इसी पर एक और सवाल बनती है कि आय वाला आपने देख लिया, मूल्य वाला आपने देख लिया, मान वाला आपने देख लिया। अब करें किसी शहर की जनसंख्या। चलिए, ये भी एक सूत्र बनता है, इसी प्रकार की सवालें बनती हैं। किसी शहर कह लीजिए, नगर कह लीजिए, देश कह लीजिए, गांव कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे छोटी बड़ी संख्याएं रहेंगी वैसे ही वह नगर, क्षेत्र, गांव ऐसे बढ़ाता चला जाएगा। क्या है? पी है। तो लगभग यह बात, यह तथ्य आपको इस प्रकार की सवालों में मिलना है। तथा यह क्या कह रहा है? तथा यह माने यह जनसंख्या, तथा यह जनसंख्या R प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ती है। चलिए, इस प्रकार के बातों पर आधारित एक सवाल बनने का यह भी तरीका है कि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा यह प्रतिवर्ष R% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इतनी बात समझ आई? सवाल को आप थोड़ा सा पॉइंट कीजिए, समझिए क्या कहता है। अब इसमें दो सवालें बनती हैं। एक कहेगा n वर्षों बाद जनसंख्या, यानी उस शहर की n वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। तो जो बाद होगी उसका सूत्र क्या है? P1 + R/100n। चलिए, अब ये तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लग रहा होगा, लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा होगा। इसीलिए तो हमने बताया आपको कि प्रतिशतता की सवाल है, ब्याज में भी, कार्य और समय में भी। आपको देखेंगे तो इस प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल उसमें मिलेगा और आपको बहुत ही लाभदायक होगा। बस आप हमारी क्लास साथ बने रहिए, देखते रहिए। एक मिनट थोड़ा चेक कर ले। हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे ये लगभग वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र है, लेकिन इसमें इस्तेमाल हो रहा है इसका कि n वर्षों बाद क्या जनसंख्या होगी, तो P × 1 + R/500n। ठीक, n वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद, जो भी संख्या दे देगा उतने वर्षों के बाद निकालेंगे। इसमें क्या करेगा, कहीं आपको P पूछ लेगा, R और n का मान दे देगा, R पूछ लेगा तो n और P का मान देगा। मतलब 3 बातों में से आपको एक चीज नहीं बताएगा और 2 चीज बता करके तीसरी का मान आपसे पूछेगा। इसी प्रकार की सवालें बननी है और बनती ही हैं। कोई बहुत ऐसी सवाल नहीं मिलती है एग्जाम में कि पूरा एक पन्ने में डेरिवेशन करे उसका। जो भी सवाल मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी, सरल मिलेगी, लेकिन उसको समझने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है और बेसिक बातों के जानने की आवश्यकता है आपको। तो आप ये बेसिक बातें जरूर जानते रहें, अभ्यास भी करते रहें। और ये हो गया। अब दूसरा जो ऑप्शन बनता है इसमें कि n वर्ष पूर्व, वर्ष या वर्षों, n वर्षों पूर्व जनसंख्या बराबर। चलिए, यहां पर आपने क्या किया था, इसे गुणा किया था। अब पहले की बात कर रही है तो पहले तो कम हो जाएगा, P/1 + R/100n। बस समझ आ गई बात। और कभी कभी क्या करता है, एक सवाल आती है कि n वर्षों बाद तथा n वर्षों पहले दोनों को देकर के वर्तमान की बात करता है।
तो वो भी सवाल बनेंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। सिर्फ आप अभी जान लें कि इस तरीके से यदि सवाल बनेगी जनसंख्या वाली, तो उसमें आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो सवाल लगाऊंगा आपको बताऊंगा, इसमें इसका फुल डेरिवेशन, और आपके समझ में आ जाएगा कि सूत्र कैसे बने, कहां से बन गया सूत्र। इसमें सूत्र बनाया नहीं है, सिर्फ जो हमारे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, रिसर्च करने वाले बच्चे थे, जो अध्यापक थे, जिन्होंने सही सही मेहनत की है, उन्होंने इसका निर्माण किया है कि इसकी जनसंख्या बढ़ी, फिर उसको उन्होंने लंबे लंबे डेरिवेशन किए, उसको जांच किया। तो अब जैसे आप सोचिए कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की बात आ गई, वृत्त की परिधि निकालने की बात आ गई, जो इसे परिधि निकालते हैं आप 2πr ये मानते हैं, तो आपको देखेंगे 2 और पाई तो आपका कांस्टेंट हो रहा है। हर वृत्त की त्रिज्या बदल रही है, ये त्रिज्या r है, ये बदल रही है, लेकिन जो 2π का मान है ये तो हरदम आप वही पा रहे हैं। उन्होंने एक वृत्त से नहीं निकाल लिया इसको, r का मान और पाई का मान रख दिया, ऐसे हो गया नहीं। उन्होंने नाना प्रकार के वृत्त बनाए, किसी की त्रिज्या 2 थी, किसी की 3 थी, किसी की 4 थी, किसी की 5 थी। तो उन्होंने उसका अनुपात निकाला, समझा उसमें, और उन्होंने देखा कि 2π आपका कांस्टेंट होता जा रहा है और r अकेले का मान बदल रहा है, तो उसकी परिधि का मान भी बदल जा रहा है। तो इस प्रकार इस सूत्रों का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया, उन्होंने रात रात भर दिन भर अपने जीवन को खपा दिया है इसके लिए। तो आचार्य की गरिमा को आज व्यवसायीकरण के कारण धब्बा लग रहा है। बाकी आचार्य जो थे, शिक्षक जो थे, उनकी पदवी, उनकी गरिमा, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई है ही नहीं जो जिसकी तुलना एक शिक्षक से कर सके आप। लेकिन कारण अब आप देख रहे हैं किस प्रकार व्यवसायीकरण, किस प्रकार लोभ, किस प्रकार नैतिकता का पतन। तो अभी मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ईमानदारी से पूरी क्लास दे रहा हूं, तो बच्चे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और गार्जियन भी नहीं कर पाते हैं। ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आप न मानिए, लेकिन आप देखेंगे तो, जब मैं पूरा आपको ऐसे जब तक पढ़ा ही दूंगा तब तो आपको विश्वास होगा कि आज भी ऐसा नहीं है कि सब एक प्रकार से हो गए हैं या कि सब गलत रास्तों पर जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ आपको अच्छा भी यहाँ पर मिलेगा देखने में। मैं आपको कोई अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मन में है उसे मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए। आपको ये क्लास मिलेगी पूरी और ऑथेंटिक मिलेगी। मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और एक भी तथ्य आपसे छुपाऊंगा नहीं। चलिए, ये आप समझ गए, जनसंख्या वाली बात हो गई, किसी वस्तु के भाव वाली बात हो गई, और ए का मान एक ही आए इस पर हो गई, और जो मेन बात थी कैसे प्रश्न निकालते हैं उसको आप समझ गए। इतनी बातें आज पहली क्लास, परिचय क्लास में आपने देख लिया। अब आता है जनसंख्या वाले में ही कि जैसे किसी शहर की जनसंख्या P थी, तो जनसंख्या कितनी थी, अब उसी का C वाला पार्ट बन रहा है। जैसे AB आपने देखा कि n वर्षों बाद n वर्षों पहले, अब कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या क्या थी, P थी। अब P आप समझ रहे हैं, P बराबर क्या है, जनसंख्या है, ठीक। और ये क्या कहता है कि हर वर्ष की बात, जैसे पहले वर्ष प्रथम, फिर आपसे बताएगा द्वितीय, फिर आपसे कहता है तृतीय, मतलब कई वर्षों की बात करेगा कि मान लीजिए पहले वर्ष में R1% बढ़ती है, दूसरे में क्या है R2% बढ़ती है, और तीसरे वर्ष क्या है R3%। मतलब R की मान अलग अलग हो जाएं अगर अलग अलग वर्षों में, तो आपसे पूछ सकता है कि तीनों वर्ष का या क्रमशः तीनों वर्ष में आखिरी में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो उसका लिए बहुत सरल सूत्र है, P बराबर 1 + R/100। अब आप यहां पर इसकी घात नहीं करेंगे, एक साल की बात कर रहा है। अगर आप चाहें तो घात 1 लगा दें। घात 1 लगाने और न लगाने से इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर 3 वर्षों का पूछेगा तो R1, फिर आप क्या करेंगे 1 + R2, फिर तीसरे में 1 + R3/500। मतलब इस तरह से
आप चाहे जय वर्षों की पूछे n वर्षों तक की बात कर सकता है, तो आप उस तरह से n तक का मान निकालेंगे। समझ में आई बात? तो ये 3 बातें थी आपको मिली इसमें इस पार्ट से, कि 3 बातों को आप किस प्रकार समझ रहे हैं, इसे आप देखेंगे। तो फिर सत्ता की अगर क्लास देखी जाए तो अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, लगभग मैंने आपको परिचय करा दिया है। एक पॉइंट और बचता है, तो उसे भी हम देखेंगे कौन सा पॉइंट बच रहा है, किस विषय पर भी बात करनी है। तो उसमें होता है से किसी वस्तु का अवमूल्यन होता है, या अवमूल्यन ही चलता है, मूल्य वृद्धि वाले मामला तो फिर दूसरा आ जाता है, खपत वाले सेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप कोई मशीनरी लगाए, कोई कार्य किए, तो वस्तु के अवमूल्यन या किसी मशीन का मूल्य इस प्रकार आएगा। माना किसी यंत्र या मशीन, अब यंत्र मशीन कैसे कह सकते हैं आप, जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, ये एक यंत्र या मशीन है, कृषि में आता है, तो इसका अवमूल्यन होता है प्रति वर्ष। आप अभी खरीद के लाएंगे, अगले वर्ष उसके दाम कुछ न कुछ घट जाएंगे आपके यहाँ पर, एजेंसी पर नहीं, एजेंसी पर तो बढ़ जाएंगे या बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ उसका मूल्य, जब आप 10 लाख का लाए हैं, अब वो 9 लाख का ही बिकेगा, 8 लाख का ही मतलब हो जाएगा, तो उसका अवमूल्यन हो गया। लोगों ने पूछा कितने वर्ष पुराना है, बोले 5 वर्ष पुराना है। अरे भाई 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका अवमूल्यन हो गया है। ये हमारा इस सवाल में जो मैटर आता है यही है कि किसी यंत्र या मशीन का मूल्य P है। मूल्य क्या है? P है। चलिए, पहली बातों को पता है। अब P माने होता है कि जो उसका मूल दाम है। अब है इसके अवमूल्यन की दर, इसके अवमूल्यन, अवमूल्यन माने घटा हो रहा है, की दर R% वार्षिक है। अवमूल्यन की दर क्या है? R% वार्षिक है। अब इसमें कभी कभी कह देता है कि इतने % छमाही है। आप 1 वर्ष में 2 छमाही, 1 वर्ष में 4 तिमाही, इस प्रकार से भी इसका ध्यान रखेंगे। और छमाही और तिमाही का प्रयोग अक्सर ब्याज वाली सवाल में आता है, ब्याज वाले पाठ में आता है, तो यहाँ पर अक्सर आपको वार्षिक की बात करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आयोग ने उस ब्याज वाली सवाल से तुलना करके इसी में घुसेड़ दिया, तो आप ये ना सोचने लगे कि यहाँ पर अब छमाही है तो वो नहीं लगेगा। नहीं नहीं, 1 वर्ष में 2 छमाही आप कर लेंगे। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे कि आयोग आपसे कहीं भी किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है। आपको हर प्रकार के उसके आरोपों से, उसके सवालों से, उसकी शर्तों से 2-4 होना पड़ सकता है। चलिए, अब इसमें 2 सवालें बनती हैं ए और बी के रूप में। 2 प्रकार के इसमें समीकरण बनेंगे, 2 प्रकार के तरीके बन जाएंगे। और इसको कैसे पाएंगे, अभी हमने पीछे बताया था। कह रहा है n वर्ष बाद मूल्य, n वर्ष बाद मूल्य, मूल्य प्रतिशत नहीं बता रहा है, मूल्य सीधा सीधा E1 प्लस R/, कहां पढ़ा था आपने इसको, थोड़ा याद कीजिए। जनसंख्या वाले सूत्रों में आपने इसे पढ़ा था, और सेम चीजें, लेकिन अंतर कहां हो रहा है, गलती मत कीजिएगा। जनसंख्या के चक्कर में वहां जनसंख्या बढ़ रही थी और यहां मूल्य घट रहा है। अब समझ में आई बात? इसे हरदम दिमाग में रखेंगे। अक्सर घटने वाली सवालों में चिन्ह आपको माइनस का ही मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सार्वभौमिक सत्य है, अक्सर ध्यान देंगे तो। ठीक, अच्छा, और आता है कि n वर्ष पूर्व, n वर्ष पूर्व। अब पूर्व माने ये होता है कि वर्तमान से पूर्व, इसे 10 साल उसको लिए हो गया है, अब वर्तमान में 5 साल पूर्व और 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान से ये हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, E/1 प्लस 1 -R/100 की घाते n। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। दोनों सूत्र हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार के इसे खेल में, हंसी में या मजाक में नहीं लेंगे। इसे आप सीरियस रूप से, इत्मीनान से, धैर्य के साथ
इनका अध्ययन करेंगे, पूरी क्लास आप देखेंगे, एक अच्छा नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स यहां से बनाएं, अपनी बुक से बनाएं या कहीं से बनाएं, लेकिन जब भी आप पढ़ें एकदम शांत, सरल और पूरी तरह से दिमाग को एकाग्र करके पढ़ें। यह पहली क्लास बन रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर आधारित पूरी क्लास है। तो आज धनतेरस का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज आप अपने जीवन में एक संकल्प ले सकते हैं कि इस वर्ष, इस सत्र हमें अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देनी है और जो हमने पीछे कर गलतियां की होंगी अब उसे नहीं दोहराना है। आज से हमारा एक नया दिन शुरू होगा, क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा होता है। तो बच्चों, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली है, उसमें भी आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। निराश कभी भी ना हो। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।